तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। अध्याय 16, हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या है क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर करियर अपनाकर देखें, हर अविवाहित के साथ डेट करें या हर संगीत वाद्य बजा सकें। सौभाग्य से एक प्रभावी उपाय उस उलझन से निपटने का और उसे एक्सोलोपर कहते हैं। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में ही अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में उसे डेटिंग कहते हैं, कॉलेज में उसे लिबरल आर्ट कहते हैं, व्यवहार में उसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदर्शा करना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानित करें जो आपको मिल गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो दोहन करते रहें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो अन्वेषण जारी रखें। लंबे समय में इस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है, जो 80 से 90% तक परिणाम देती है, और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते रहें। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट पर काम करिए जो उनकी पसंद के हैं। इसकी वजह से ही अब तक के सबसे सफल प्रोडक्ट्स एडवर्ड और जीमेल बन गए। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई अपने कैरियर की शुरुआत में हो, तो ज्यादा अन्वेषण करना समझ में आता है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज खोज लेते हैं तो फिर आपके पास उसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास समय कम है, जैसे कि आप समय सीमा में किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे कि आप विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकते हैं, तो सवालों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं, ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए संतोषजनक होंगे। वह क्या है जो मेरे लिए जिम्मेदार बात है लेकिन दूसरों के लिए काम है। आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उसे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जो आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वही काम करें। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि विशेष दुनिया धुंधली पड़ती जाती है। खुशी और चरम प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपने जोन में होते हैं। प्रभाव की स्थिति का अनुभव करना और कार्य का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव होता है। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है। हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं, और जब यह तुलना हमारे पक्ष में होती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। जब मैंने jamesclear.com लिखना आरंभ किया तो मेरी ईमेल लिस्ट तेजी से बढ़ गई, और मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे, जिससे मुझे लिखना जारी रखने की प्रेरणा मिलती चली गई। मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? एक पल के लिए आप इस बात को भूल जाओ कि आपको क्या पढ़ाया गया है, समाज ने आपको क्या कहा है, इसे भी भूल जाओ। दूसरे की क्या अपेक्षा है, यह भी भूल जाओ। अपने भीतर देखो और पूछो, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? कब मैं जीवंता अनुभव करता हूँ, कब मैं वास्तविक स्वयं महसूस करता हूँ। लोगों को खुश रखने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है। दोबारा अनुमान लगाने या आत्म आलोचना की कोई बात नहीं है, बस इसमें उतरते जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे, समझ लो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट कहें तो इसमें से कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है। माइकल फेल्प्स और हिकम उल ग्रोज भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त हैं, जिसका समाज में बहुत महत्व है, और उनके गुणों के कारण वे आदर्श माने गए। इस ग्रह पर हमारे पास
पास समय ही कम है और वास्तव में महान वही है जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप उसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते? यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसके सारे पक्ष आपके समर्थन में हो तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लो। डिल्बर्ट के कार्टूनिस्ट स्टॉक एडसम कहते हैं, हर एक के पास कुछ क्षेत्र रहते हैं जिसमें वे शीर्ष 25% में हो सकते हैं, बस कुछ प्रयास करने होंगे। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूँ जो कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों से ज्यादा माजिया हूँ। चमत्कार यह है कि कुछ लोग ही अच्छा चित्र बना सकते हैं और व्यंग लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम दुर्लभ बना देता है और जब मेरे व्यवहार में ये जुड़ता है तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर सकते हैं जो विशिष्ट होना आसान बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की जरूरत को शॉर्टकट कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है और कमजोरियों से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने अपने खुद के विषय रचे थे, बायोमैकेनिक्स जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। मैं इतना अच्छा नहीं था कि भौतिकी या जीव विज्ञान में टॉप पर आ सकूं, जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया। और चूंकि ये मुझे अनुकूल लगा तो मैंने यह कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरी उसमें रुचि थी और उसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था। साथ ही उसमें किसी अन्य के साथ तुलना में मैं बच जाया करता था। क्लास में कोई इस तरह के विषय का संयोजन नहीं ले रहा था तो कौन कह सकता था कि वह बेहतर या जबरदस्त है। खराब जेनेटिक की दुर्घटना से पार पाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषता है। किसी कौशल में आपकी जितनी अधिक महारत होगी उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। कई बॉडी बिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर भी पंजा लड़ाने में धूल चटाते हैं क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष विधा है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हो, लेकिन किसी गुण रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देता है लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा। भले ही आप आलू हो या अंडा, आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहां नरम या सख्त होना बेहतर हो। यदि आप अधिक अच्छा वातावरण पाते हैं तो हालात बदल सकते हैं, जहां कुछ चीजें जो आपके विरोध में हैं वे आपके पक्ष में ढल जाएं। अपने जीन्स से कैसे अधिकतम हासिल करें? हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते, वे उसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किसमें कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि किसमें समय और ऊर्जा निवेश की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना है और किस तरह की चुनौतियों से अलग रहना है। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, हमारी रणनीतियाँ अच्छी होती जाती हैं। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी यह ज्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने की बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किसी खास योग्यता के प्रति आपकी सीमाओं के तत्व का उस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि वे वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी प्रयास ही नहीं करते। इसके अलावा यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते। हाँ, यह संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन हो, लेकिन यदि आप उसी की तरह अभ्यास नहीं किया तो यह कहना असंभव है कि आपके जेनेटिक बेहतर हो या नहीं। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी सफलता को भाग्य बताकर बचे नहीं। संक्षेप में, आपकी आदतें लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहें।
यह तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व व कौशल के अनुकूल हो। जो आसानी से प्राप्त हो रहा हो उस पर खूब मेहनत करें। अध्याय 19 गोल्डीलॉक्स का नियम। किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहे। बात पुरानी है। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था, वह कैलिफोर्निया के एनाहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया। यह 1955 के उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहाँ गाइड बुक्स की बिक्री का काम मिल गया। यह बुक उसे $0.50 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। एक वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहां उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक सीख ली। उसने कुछ जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान्य जादू आगंतुकों के समक्ष पेश किए। जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद नहीं है, लेकिन वह सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपनी दृष्टि कॉमेडियन बनाने की ओर टिका ली। किशोर अवस्था से उसने लॉस एंजलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वह शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक रात उसने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन खाली क्लब में किया। यह ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सकते थे। कुछ साल बाद 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 वर्ष की उम्र में वह सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थीं ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। एक और दशक उसने प्रयोग समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक का काम मिल गया और धीरे धीरे वह टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक के मध्यम तक आते आते वह द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर उस युवक को ख्याति हासिल हो गई। 63 दिनों में उसने 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिन में 72 शहरों, फिर 90 दिनों में 85 शहरों का दौरा किया। ओयागो में उसके शो में शामिल होने वाले 18,695 लोग थे। न्यूयॉर्क में 3 दिनों के शो के लिए 45,000 टिकट बिके। वह अपने क्षेत्र में शिखर पर आ गया था और अपने समय का सर्वाधिक सफल कॉमेडियन बन गया था। उसका नाम स्टीव मार्टिन था। मार्टिन की कहानी इस मामले पर आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि यदि हम लंबे समय तक किन्हीं आदतों का पालन करते हैं तो क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। कॉमेडी डरपोक लोग के लिए नहीं होती। ऐसी स्थिति की कल्पना भी करना मुश्किल है जो शायद लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। वे अकेले मंच पर प्रदर्शन करें और कोई एक दर्शक भी नहीं हंसे, और फिर भी स्टीव मार्टिन ने हर हफ्ते 18 साल तक उस डर का सामना किया। उनके शब्दों में 10 वर्ष उन्होंने सीखने में बिताए, 4 वर्ष उसे सुधरने में लगे और 4 वर्ष जोरदार सफलता के। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ ही लोग अपनी आदतों का पालन करते हैं, भले ही जोक सुनना हो, कार्टून ड्रॉ करना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से अधिकांश प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम ऐसी आदतों को कैसे बनाएं जो हमें उनके खत्म हो जाने की बजाय उन्हें करते रहने के लिए हमें तैयार करें। वैज्ञानिक अनेक वर्षों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वैसे कुछ सीखने को हो, लेकिन उसमें एक सबसे अच्छी बात यह पता चलती है कि परेख शक्ति को बनाए रखने और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उस कार्य पर ध्यान दें जिसमें कठिनाइयों को आसानी से हल कर सके। मानव मस्तिष्क को चुनौतियां पसंद है, लेकिन तभी जब वह कठिनाई की इष्टतम पराधि में हो। यदि आपको टेनिस पसंद है तो 4 वर्ष के बच्चे के साथ कोई गंभीर मैच खेलें तो जल्दी आप ऊब उठेंगे। आप हर पॉइंट जीतेंगे। यह आपके लिए बहुत आसान है। उसके पलट यदि आप किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के समक्ष खेलेंगे तो आप जल्द ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन हो जाएगा। अब किसी बराबरी वाले के साथ टेनिस खेलने की कल्पना करें। जैसे ही खेल आगे बढ़ेगा आप कुछ पॉइंट जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। आपके जीतने की संभावना रहेगी, लेकिन ऐसा
तभी होगा जब आप वास्तविक रूप से प्रयास करेंगे। आपका ध्यान सटीक हो सकता है, भटकाव नहीं रहता और आप खुद को हाथ में आए काम में पूरी तरह से खपा देते हैं। यह वह चुनौती है जिसमें आ रही कठिनाइयों का प्रबंध आप कर सकते हैं। यह गोल्डीलॉक्स के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मनुष्य चरण प्रेरणा का अनुभव उन कार्यों पर काम करते समय करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं की सीमाओं के अनुकूल होते हैं। बहुत ज्यादा कठोर नहीं, बहुत ज्यादा आसान नहीं, बस सही हो। मार्टिन का कॉमेडियन करियर गोल्डीलॉक्स के नियम के व्यवहार में आने का उदाहरण है। हर वर्ष उन्होंने अपने कॉमेडी शो का समय बढ़ाया, लेकिन मात्र 1 या 2 मिनट तक। वे हमेशा नई चीजें जोड़ लेते थे, लेकिन कुछ हास्य भी होते थे जिस पर हंसी आना तय था। कई सफलताओं के कारण वे प्रेरित करते थे और इतनी त्रुटियां हो जाती थी कि वे कड़ी मेहनत करते थे। जब आप नई आदत शुरू कर रहे हो तो महत्व इस बात का है कि आप अपने व्यवहार को इतना आसान रखें कि आप उस पर तब भी बने रहे जब स्थिति ठीक नहीं हो। उस विचार को हमने व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम पर विमर्श करते हुए विस्तार से समझाया था। एक बार आदत स्थापित हो जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि उसे छोटे तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। मामूली सुधार और नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखेंगी। यदि आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो ठीक है, आप प्रवाह की स्थिति को पा लेंगे। प्रवाह की स्थिति अपने क्षेत्र में होने और पूरी तरह से किसी कार्य में समर्पित होने का अनुभव है। वैज्ञानिकों ने इस अनुभव की मात्रा को नापने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि प्रवाह की स्थिति को हासिल करने के लिए कार्य आपकी वर्तमान क्षमता से 4% परे होना चाहिए। वास्तविक जीवन में इस तरह से किसी भी कार्य की कठिनाई की मात्रा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होता, लेकिन गोल्डीलॉक्स के नियम का बुनियादी विचार है उन चुनौतियों पर काम करना जो हल की जा सकती हैं, जो क्षमता के दायरे में हो। यह प्रेरणा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। सुधार में नाजुक संतुलन आवश्यक होता है। आपको लगातार उन चुनौतियों की खोज करनी होगी जो आपको अपनी क्षमता के अंतिम छोर तक प्रगति करते हुए ले जाती हैं, ताकि आप प्रेरित रह सके। व्यवहार हमेशा ही आकर्षक और संतोषजनक रखने के लिए नया होना चाहिए। भिन्नता के बिना हम ऊब सकते हैं। आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह है ऊब जाना। लक्ष्यों पर कार्य करते हुए ऊब जाएं तो कैसे फोकस करें, तो चलिए जानते हैं। मेरा बेसबॉल करियर खत्म होने के बाद मैं किसी नए खेल की ओर देख रहा था। मैं एक वेट लिफ्टिंग टीम से जुड़ गया और एक दिन एक अभिज्ञ कोच जिम आया। उसने अपने कैरियर में हजारों एथलीट के साथ काम किया था, उसमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी थे। मैंने अपना परिचय दिया और हमने सुधार की प्रक्रिया पर बात करना आरंभ किया। श्रेष्ठ एथलीटों और अन्य लोगों में क्या अंतर है, मैंने पूछा। सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकांश नहीं करते। उन्होंने उन कारकों का उल्लेखन किया जिनकी उपेक्षा आप कर सकते हैं, जेनेटिक, किस्मत और प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी आशा मैं नहीं कर रहा था। किसी बिंदु पर यह बात आती है कि हर दिन के परीक्षण की ऊब कौन झेल सकता है, हमेशा उसी तरह वजन उठाना और उठाते रहना। उनके जवाब ने मुझे अचरज में डाल दिया, क्योंकि यह कार्य की नैतिकता के बारे में सोचने का अलग तरीका था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए लोग ऊर्जा युक्त होने की बात करते हैं, भले ही खेल हो, कला हो या व्यायाम हो। आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, यह जुनून से आता है, या आप उसे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। उसके फलस्वरूप हम में से कई लक्ष्य प्राप्त न होने की अवस्था में या प्रेरित न हो पाने पर अवसाद से घिर जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि सफल लोगों के भीतर कभी न खत्म होने वाला जुनून रहता है। इसके विपरीत उस कोच ने कहा कि सफल लोगों में उसी तरह से प्रेरणा की कमी होती है जितनी सामान्य लोगों में होती है। अंतर केवल इतना है कि वे उबाऊ महसूस होने की बजाय एक रास्ता निकाल लेते हैं। महारत के लिए अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना उबाऊ और रोजमर्रा का काम समझने लगेंगे। एक बार अभ्यास के आरंभिक फायदे मिलने और यह समझ लेने के बाद कि क्या प्राप्त करना है, हमारी रुचि घटने लगती है। कभी कभी यह उससे भी तेज हो जाता है। आपको सिर्फ यह कहना है कि कुछ दिन जिम लगातार जाइए या लगातार कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखिए और एक दिन चूक होने दें जो ज्यादा अनुभव नहीं होने देगा। चीजें या कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, एक दिन के अवकाश को
तर्क संकट ठहराना आसान होता है क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं। सफलता में सबसे गंभीर खतरा ऊब जाना है, असफलता नहीं। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें प्रसन्न करना बंद कर देती हैं। नतीजा प्रत्याशित हो जाता है। जैसे ही हमारी आदतें मामूली हो जाती हैं तो हम नवीनतम के लिए हमारे विकास को पेपट्री पर कर देते हैं। इसी कारण हम कभी न समाप्त होने वाले चक्र में गिर जाते हैं और एक वर्कआउट से दूसरे पर, एक डाइट से दूसरी, एक व्यायाम के विचार से दूसरे पर भागते रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करते हैं, हम नई रणनीतियां शुरू कर लेते हैं, भले ही पुरानी अभी भी काम कर रही हूँ। मैकियावेली ने लिखा था, मानव में नवीनतम की इच्छा उस सीमा तक होती है कि जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वे भी उतना ही बदलाव चाहते हैं जितना बदलाव खराब काम करने वाले चाहते हैं। शायद इसी कारण से आदत बनाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स वे रहते हैं जो हमें लगातार नयापन देते हैं। वीडियो गेम्स हमें देखने में नयापन देते हैं। अश्लील फिल्में हमें यौन संबंधों की नवीनतम बताती है। जंक फूड हमें पाक कला संबंधी नवीनतम देते हैं। ऐसे प्रत्येक अनुभव हमें लगातार आश्चर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। वास्तविक दुनिया में टॉल मशीन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुआरी जैकपॉट पर समय समय पर दाव लगाता है, लेकिन किसी भी पूर्व अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कार की गति में अंतर आता रहता है। यह अंतर ही डोपामाइन को सबसे ज्यादा बढ़ाता जाता है, जो याद करने की क्षमता में वृद्धि करता है और आदत बनाने में तेजी लाता है। वेरिएबल रिवॉर्ड कोई ललक पैदा नहीं करेगा, यानी आप वह रिवॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें लोगों की रुचि ना हो। एक निश्चित अंतराल पर यह उन्हें दीजिए और उम्मीद है कि इससे उनका दिमाग बदल जाएगा, लेकिन यही ललक को बढ़ाने का शक्तिशाली उपाय है जिससे हम पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं, क्योंकि उससे ऊब समाप्त होती है। इच्छा का मीठा एहसास 50-50 की स्थिति में उगता है। जब आधी सफलता और आधी असफलता रहती है, आधे समय में आप वह पाते हैं जो आपको चाहिए, आधे समय में आप नहीं पाते। आप पर्याप्त रूप से जीत जाते हैं ताकि संतोष का अनुभव हो और इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त चाहत रखते हैं। गोल्डीलॉक्स के नियम के अनुपालन में यह एक फायदा है। यदि आप किसी आदत में रुचि लेते हैं तो प्रबंधन योग्य कठिनाइयों की चुनौतियों पर काम करने से चीजें रुचिकार बनती रहती हैं। यह सही है कि सभी आदतों में वेरिएबल अवार्ड के अवाय नहीं होते और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यदि गूगल सिर्फ कभी कभी उपयोगी सर्च परिणाम देगा तो मैं किसी अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन की ओर मुड़ जाऊंगा। यदि उबर मेरी आधी यात्रा के लिए ही मुझे पिकअप करेगा तो मुझे संदेह है कि उसकी सेवा में अधिक समय तक लूंगा। यदि मैं हर रात दांत साफ करता हूँ और जब यदा कदा मेरा मुंह साफ रहेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं उसे छोड़ने की सोच सकता हूँ। वेरिएबल रिवॉर्ड हो या ना हो, कोई भी आदत हमेशा के लिए आकर्षक नहीं बनी रहेगी। किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति आत्म सुधार की यात्रा में वैसी ही चुनौती अनुभव करता है। आपके लिए जरूरी है कि आप ऊब से प्रेम करने लगे। हम सभी के लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उससे अंतर नहीं पड़ता कि आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप वह काम केवल तब तक करते हैं जब सुविधाजनक और उत्साहवर्धक स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कभी भी उल्लेखनीय नतीजे को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नियमित नहीं हो सकते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आप कोई आदत शुरू करते हैं और उस पर बने रहते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपको लगेगा कि उसे छोड़ दिया जाए। जब आप व्यायाम शुरू करते हैं तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको जाने की इच्छा भी नहीं होगी। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो आप कुछ सेट्स को पूरा करने की इच्छा भी नहीं होती। जब लिखने का समय रहता है तो ऐसे भी दिन होंगे जब आपको लगेगा कि टाइपिंग की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन जब ऐसा करने में परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो या ऊर्जा खत्म हो रही है तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल और शौकिया लोगों में अंतर को रेखांकित करता है। प्रोफेशनल समय सारणियों से बंधे होते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। प्रोफेशनल जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, किसी उद्देश्य के समय उसमें काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन में कुछ दूसरी तत्कालीनता होने पर पथ से भटक जाते हैं। लेखक और ध्यान प्रशिक्षक डेविड केन अपने विद्यार्थियों को अनुकूल हालात
में ध्यान से हमेशा बचने को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से आप अनुकूल हालत एथलीट भी नहीं होना चाहते या अनुकूल स्थिति के लेखक नहीं बनना चाहते या किसी भी प्रकार की अनुकूलता में भी काम करना ठीक नहीं लगता। जब कोई आदत वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने का इच्छुक होना होता है। प्रोफेशनल तब भी काम करते हैं जब मूड अच्छा नहीं होता, भले ही उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वे कोई उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे करते रहें। ऐसे कई सेट्स होते हैं जिन्हें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे वर्कआउट करने का अफसोस कभी नहीं हुआ। ऐसे कई आर्टिकल हैं जिन्हें लिखने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन समय पर उनके प्रकाशन का मुझे भी खेद नहीं हुआ। ऐसे कई दिन रहे जब मुझे आराम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था उस पर काम करने का अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। सर्वोत्तम बनने का बस एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसे अंतरहीन ढंग से बार बार करने से मोहित होते रहें। आपको ऊब से मोहब्बत करनी होगी। अध्याय 20 अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। आदतें महारत की नींव तैयार करती हैं। शतरंज में जब मोहरे चलने की बुनियादी कला स्वचालित होने लगती है तब ही कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है वह मानसिक खुलापन लाती है। यह प्रयास युक्त सोच की ओर ले जाता है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज्यादा विस्तृत चीजों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मरुदंड होती हैं। हालांकि आदतों का फायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो हर बार दोहरा लेने में उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती हैं तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग चलाए उसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां आसानी से होने लगती हैं। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप उन्हें बिना सोचे कर पाते हैं। उनका कमजोर पहलू यह है कि आप एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अनुभव प्राप्त करते हैं। वास्तव में आप वर्तमान आदतों को ही सुदृढ़ कर रहे होते हैं, इनमें सुधार नहीं। सच तो यह है कि कुछ शोध बताते हैं कि एक बार किसी कौशल में जब महारत हासिल हो जाती है तो समय बिताने के बाद उनमें थोड़ी गिरावट आती है। सामान्य तौर पर प्रदर्शन में मामूली गिरावट चिंता की बात नहीं है। आपको सतत उन्नयन के लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं रहती। जैसे आप अपने दांत आसानी से ब्रश कर लेते हैं, जूते के फीते आसानी से बांध लेते हैं और सुबह की चाय बना लेते हैं, उसी तरह से इस तरह की आदतें बेहद अच्छी होती हैं। छोटी चीजों में जब आप कम ऊर्जा लगाते हैं तो वास्तविक मामलों में जहां जरूरत है वहां ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो बारीक से बारीक चीजों को आपको देखना होता है जो मायने रखती है। आप एक ही चीज को बार बार अंधाधुंध दोहराकर यह नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल स्वचालित आदतों और सोचे समझे अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे कि आदत प्लस सोच माइनस समझाया अभ्यास इक्वल टू महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशल स्वचालित होने चाहिए। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ से बॉल को उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबल करना आना चाहिए। शल्य क्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की जरूरत होती है कि बाद में वे आंखें बंद करते हुए भी इसे कर सके, ताकि वे शल्य क्रिया में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होना वह प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता के छोटे छोटे तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि आप भीतर तक कौशलता प्राप्त नहीं कर पाते और इसके बाद इस आदत को अपने विश्वास की अगली शरत की ओर बढ़ाने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराने काम आसान हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति अगली चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का
द्वार खोल देती है। यह एक अंतहीन चक्र है। सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की जरूरत होती है कि आप समय के साथ प्रदर्शन के प्रति भी सचेत रहें, जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। यह वह समय होता है जब आपको किसी कौशल में महारत लगने लगती है। उस समय आपको कार्य अपने आप होता दिखता है और आप सहज होते हैं। तब आपको आत्मसंतोष के जाल में फंसने से स्वयं को बचाना चाहिए। कैसे करें आदतों की समीक्षा और सुधार? तो चलिए जानते हैं। सर्वाधिक प्रतिभावान बास्केटबॉल की टीम 1986 में लॉस एंजलिस लेकर्स थी। इस रूप में शायद ही उन्हें कोई याद रखता हो। उसी टीम ने 1995 से 1996 के NBA में 29-5 का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। हेड कोच पैट इराली ने सीजन के बाद कहा, जानकार कहा करते हैं कि हम बास्केटबॉल के इतिहास में संभवतः सर्वश्रेष्ठ टीम है। लेक्सर 1986 के प्लेऑफ में पिछड़े और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में हार देख ली। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम NBA स्पर्धा खेल भी नहीं सकी। इस झटके बाद राइली यह सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और टीम में कितनी संभावनाएं हैं। वे उत्कृष्टता की ऐसी चमक नहीं देखना चाहते थे जो बाद में प्रदर्शन के दौरान धुंधली पड़ जाए। वे चाहते थे कि हर शाम उनके खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करें। यही करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। यह योजना 1986 की गर्मियों में बनी। इस सिस्टम को उन्होंने कैरियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम या CBE नाम दिया। पेट राइली ने बताया, जब खिलाड़ी लेकर से जुड़ते थे तो हम उनके हाई स्कूल तक के खेल के आंकड़ों को देखते थे। मैं इसे टेकिंग देयर नंबर कहता हूँ। हम खिलाड़ी की सटीक क्षमता को देखते हैं और फिर हमारे संयोजन के हिसाब से उसे तैयार करते हैं। यह इस धारणा पर आधारित होता है कि वह जो कर रहा है उससे कामयाब रहेगा और उसमें सुधार भी करेगा। किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का बुनियादी स्तर पता कर लेने के बाद राइली ने एक अहम कदम भी उसमें जोड़ा। उन्होंने हर खिलाड़ी से कहा, अपना प्रदर्शन पूरे सीजन में 1% तक सुधारते रहें। यदि वे सफल होते हैं तो यह CBI होगा या करियर का श्रेष्ठ प्रयास कहा जाएगा। वैसा ही जैसा अध्याय 1 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में बताया गया था। लेकर्स ने हर दिन सुधार करते हुए शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाया। राइली ने इस पर पूरा जोर दिया कि CBE मात्र पॉइंट या आंकड़ेबाजी नहीं, बल्कि यह आत्मधिक और मानसिक के साथ श्रेष्ठ दैहिक प्रयास भी है। खिलाड़ी को इस बात के लिए भी श्रेय दिया गया कि वे किसी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को उस वक्त दौड़ने की अनुमति दें जब आप जानते हैं कि फाउल उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं, खिलाड़ियों को ढीली गेंदों के लिए ड्राइविंग करने, रिबाउंड को लपकने, चाहे बॉल मिलने की संभावना हो या नहीं, उस साथी खिलाड़ी की मदद करने के लिए भी श्रेय दिया गया। जब कोई प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उससे आगे निकल जाए, उन कार्यों के लिए भी खिलाड़ी की पीठ थपथपाई गई जो नायकों वाले नहीं माने जाते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि उस समय टीम के सबसे बड़े सितारा खिलाड़ी मैजिक जॉनसन ने किसी गेम में 11 पॉइंट्स लिए, 8 रिबाउंड किए, 12 को सहयोग दिया, 2 बार बॉल अपने पास खींची और पूरे खेल में 5 टर्नओवर किए। एक लूज बॉल के लिए डाइव करने पर भी उन्होंने +1 श्रेय दिया। इस काल्पनिक गेम में वे करीब 33 मिनट तक खेलते रहे। उनके नंबर 11 + 8 + 12 + 2 + 1 जुड़ते हुए 34 तक चले गए। इसमें से 5 टर्नओवर कम किए गए, 34 - 5 तो 29 मिले। अंत में 33 मिनट के गेम से 29 को भाग दे दिया। मैजिक का CB नंबर 1879 रहा। यह नंबर हर खिलाड़ी के खेल के लिए देखा गया और यह औसत CB थी, जिसमें खिलाड़ी से सीजन में 1% सुधारने को कहा गया था। राइली ने हर खिलाड़ी के वर्तमान CB की तुलना उनके पिछले प्रदर्शन से नहीं, बल्कि लीग के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। राइली ने बताया, हमने टीम के खिलाड़ियों को रैंकिंग लीग में उसकी पोजीशन और भूमिका में खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों के साथ की। स्पोर्ट्स लेखक जैक मैकबुलन ने लिखा, राइली ने हर हफ्ते ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लीग के शीर्ष परफॉर्मेंस के नाम लिखे, साथ ही उनकी तुलना अपने ही
स्पोर्ट्स के अन्य खिलाड़ियों से की। दमदार और विश्वसनीय खिलाड़ियों ने सामान्य रूप से 600 तक के स्कोर अर्जित किए, जबकि श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 800 तक के बनाए। मैजिक ने अपने कैरियर में 138 डबल्स लगाए थे। उनका स्कोर ज्यादातर 1000 से ज्यादा रहता था। टीम ने सीबी के आंकड़ों को ऐतिहासिक तुलना करके वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाने पर जोर दिया। रायली ने बताया, हमने नवंबर 1985 की तुलना में नवंबर 1986 से की और खिलाड़ी को बताया कि क्या पिछले सीजन की तुलना में वे बेहतर रहे या बदतर। इसके बाद हमने दिसंबर 1986 की तुलना नवंबर माह से की। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में सीबी को शामिल किया था। 8 माह के बाद एनबीए विजेता बन गए। इसके एक वर्ष बाद पैट रायली ने एक और खिताब जीतने में टीम का नेतृत्व किया। लेकर्स 20 वर्ष में एनबीए स्पर्धा लगातार जीतने वाली पहली टीम बन गई। इसके बाद उन्होंने कहा, किसी भी उद्यम में सतत प्रयास करते रहना सबसे ज्यादा अहम है। सफल होने का तरीका यह है कि हम सीखें कि चीजों को सही ढंग से कैसे किया जाता है और फिर हर बार उसी तरह से करें। सीबी कार्यक्रम प्रतिबिंब और समीक्षा की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभावान थे। उनके पास जो क्षमता थी उससे वे ज्यादा से ज्यादा हासिल करें और उसे यह सुनिश्चित भी हुआ कि उनकी आदतों में गिरावट के बजाय सुधार हो। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालिक सुधार को संभव बनाते हैं, क्योंकि यह आपको अपनी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। प्रतिबिंब के बिना हम बहाने बना सकते हैं, उसे युक्ति संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो यह बताती है कि कल की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रतिक्रिया में संलग्न करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक एलियूड किपचोंगे ओलंपिक स्वर्ण विजेता होने के साथ सर्वकालिक महान मैराथन धावक में गिने जाते हैं। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते हैं, जिसमें वे हर दिन की परीक्षण की समीक्षा करते हैं और उन कमियों को तलाशते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वर्ण पदक तैराक केटी लेडकी अपनी वेलनेस को 1 से 10 के बीच पैमाने पर रिकॉर्ड करती है और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बात को भी नोट करती हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद निकाली है। वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती है। हर हफ्ते के अंत में उनके कोच नोट देखते हैं और उनमें अपने विचार जोड़ते हैं। ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते। कॉमेडियन क्रिस रॉक जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं, वे दर्जनों बार छोटे नाटक क्लब्स में जाते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं। वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा चुटकुला अच्छा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। बची रहने वाली किलर लाइनें उनके नए शो की शान बना देती हैं। मैं उन एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टर को जानता हूँ जो डिसीजन जर्नल रखते हैं। उसमें वे हर हफ्ते उनके बड़े निर्णय लेते हैं। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि वे कहाँ सही रहे और कहाँ गलत। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता, बल्कि उन्हें विस्तृत करना भी होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें, ठीक पैट रायली की तरह, जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयासों में समायोजन करते हैं। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो आप उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिबिंब और समीक्षा के 2 प्राथमिक तरीके अपनाता हूँ। हर दिसंबर में सालाना समीक्षा करता हूँ, जिससे मैं पिछले साल की झलक देखता हूँ। मैं अपनी आदतों की तुलना करता हूँ कि मैंने वर्ष में कितने आलेख छपाए, कितना वर्कआउट किया, कितने नए स्थलों पर गया आदि। इसके बाद मैं फिर 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपने विकास या उसके अभाव पर ध्यान देता हूँ। तो चलिए बताता हूँ कौन से हैं वो। पहला, इस वर्ष क्या अच्छा हुआ। दूसरा, इस वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा। तीसरा, मैंने क्या सीखा। जब 6 माह बाद गर्मी आती है तब मैं सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट बनाता हूँ। हर एक की तरह मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट मुझे यह समझाती है कि मैं कहाँ गलती कर गया और यह मुझे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। मैं उसका उपयोग अपने मूल्यों की ओर फिर देखने के लिए करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप
कर पा रहा हूँ। यह तब होता है जब मैं अपनी पहचान का प्रतिबिंब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए कैसे कार्य कर सकता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की वार्षिक रिपोर्ट इन 3 प्रश्नों पर जवाब देती है। पहला, मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले मूल्य क्या हैं? दूसरा, मैं किस तरह से अपनी सत्यनिष्ठा के साथ रहता हूँ और काम करता हूँ? तीसरा, मैं किस तरह से भविष्य में उच्च मानक स्थापित कर सकता हूँ? ये 2 रिपोर्ट ज्यादा समय नहीं लेती, हर साल मात्र कुछ घंटे, लेकिन वे सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे धीरे धीरे नीचे गिरने से रोकती हैं और ये तब होता है जब मैं करीब से ध्यान नहीं देता। वे हर वर्ष याद दिलाती हैं कि मैं अपनी इच्छित पहचान को देखूं और विचार करूं कि आदतें मुझे वैसा बनाने में कितनी मदद कर पा रही हैं जैसा मैं बनना चाहता हूं। वे ये संकेत देती हैं कि कब मुझे आदतों का उन्नयन करना है और नई चुनौतियां लेनी है, साथ ही कब मुझे मेरे प्रयासों को परिभाषित करना है और कब मूल्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रतिबिंब एक दृष्टिकोण भी देता है। दैनिक आदतों में जिस तरह से संयोजित होती हैं उसी वजन से वे शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हर दिन विकल्प पर अधिक चिंतन करना वैसा ही है जैसे कि आप खुद को 1 इंच दूर से आईने में देख रहे हो। आप हर कमी को देख सकते हैं और बड़े प्रतिबिंब पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, जबकि बहुत अधिक फीडबैक मिल सकता है। इसके विपरीत आदतों की कमी समीक्षा नहीं करने का मतलब है आईने की ओर कभी नहीं देखना। आपको आसानी से सुधारने जाने वाली गलतियों के बारे में पता नहीं होता। शर्ट पर दाग, दांत में फंसा खाना, ये बहुत छोटे फीडबैक है। समय समय पर प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे बातचीत करने योग्य दूसरे से स्वयं को आईने में देखना। आप महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं जो बड़े दृश्य के ओझल हुए बिना आप कर सकते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर या घाटी के पीछे दीवाना नहीं होना चाहते। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब और समीक्षा व्यवहार में बदलाव के एक अहम पहलू पर फिर गौर करने का आदर्श समय प्रदान करते हैं। यह पहलू है हमारी पहचान। उन धारणाओं को कैसे तोड़ें जो आपको बढ़ने नहीं देती। आरंभ में आदत को दोहराते जाना आपकी इच्छित पहचान के साक्ष्य जुड़ने के लिए जरूरी होती है। जैसे ही आपको नई पहचान मिल जाती है उस समय वे धारणाएं ही अगले स्तर पर जाने से आपको रोक लेती हैं। आपके विरोध में काम करते हुए आपकी पहचान गौरव अनुभूति देने लगती है जो आपकी कमजोरियों को नकार कर वास्तव में आपको विकास करने से रोक देती है। यह आदतों को बनाने की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। कोई विचार जितना अधिक हमारे लिए पवित्र होता है उतनी ही गहराई से वह हमारी पहचान से जुड़ा रहता है। आलोचना के बावजूद हम कड़ाई से उसका बचाव करते हैं। आप इसे हर जगह देखेंगे। स्कूल टीचर जो पढ़ाने के लिए नए उपयोगों पर ध्यान नहीं देते और वे ही अपने जांचे परखे प्लान पर जमे रहते हैं। एक वरिष्ठ मैनेजर जो अपने तरीके से काम करने के प्रति वचनबद्ध होता है। एक सर्जन युवा डॉक्टर के विचारों को खारिज कर देता है। ऐसा बैंड जिसका पहला एल्बम हलचल मचा देता है और फिर वह एक ही ढेर पर चलने लगते हैं। हम किसी पहचान से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे उतना ही मुश्किल होगा आगे बढ़ना। एक हल तो यह है कि सिर्फ किसी एक पहलू को अपनी उस पहचान का बड़ा हिस्सा बनाने से बचें जो आप हैं। निवेशक पॉल ग्रामन के शब्दों में अपनी पहचान को संक्षिप्त ही रखें। जितना अधिक आप एक ही धारणा से स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, जीवन की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में उतनी ही परेशानी आएगी। यदि आप अपना सब कुछ एक ही चीज पर लगा देते हैं या फर्म के भागीदार से जोड़ देते हैं या जो भी हो, तो आपके जीवन के उस पहलू में जो नुकसान होगा वह आपको हिलाकर रख देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर आपकी सेहत के लिए आपको डाइट बदलनी होती है तो आपकी पहचान का संकट हो जाएगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप नाजुक हो जाते हैं। एक ही चीज टूट जाने पर आप खुद को खो देते हैं। मेरी युवा अवस्था में एथलीट होना मेरी पहचान का अहम भाग था। मेरे बेसबॉल के करियर का अंत होने पर मुझे अपने आप को ढूंढने में परेशानी हुई। जब आप पूरा जीवन एक ही तरीके से खुद को परिभाषित करने में लगा देते हैं और यदि वह गायब हो जाए तो फिर आप क्या रह जाते हैं। मिलिट्री के रिकॉर्ड्स
अधिकारी और पूर्व उद्यमी इसी तरह के अनुभव बताते हैं। यदि आपकी पहचान एक ही धारणा में बंधी हुई है, जैसे मैं महान सैनिक हूँ, तो जब सेवा काल समाप्त होगा तब क्या करेंगे? कई व्यवसायियों के लिए उनकी पहचान एक पंक्ति में बंधी होती है, मैं CEO हूँ या मैं संस्थापक हूँ। यदि आपने उठते बैठते हर पल व्यवसाय के लिए लगाया है, तब कैसा लगेगा जब आप कंपनी बेच देंगे? ऐसे नुकसानों से पार पाने के लिए खुद को इस तरह पुनः परिभाषित करें ताकि आपकी पहचान का वह हिस्सा तब भी बना रहे जब आपकी भूमिका बदल जाए। पहला, मैं एथलीट हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता है। मैं महान सैनिक हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अनुशासित है, भरोसेमंद है और किसी भी टीम में चल सकता है। मैं CEO हूँ को बदलकर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीजों को सर्जन करता है। जब प्रभावी तरह से चयन किया जाता है तो पहचान लचीली होती है, ना कि नाजुक। जैसे पानी किसी रुकावट के आसपास बह रहा हो, आपकी पहचान विरोध में काम करने की बजाय बदली परिस्थितियों के अनुरूप काम करेगी। ताओ ते चिंग का एक कोट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समाहित करता है। मानव जब पैदा होता है तो नर्म और तुनमे होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जब मरते हैं तो भुरभुरे और सूखे हो जाते हैं। इसलिए जो भी कड़ा है या लचीला नहीं है वह मृत्यु का अनुयायी है। जो भी नरम है और झुकने वाला है वह जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नर्म और सुमन्य चलता रहता है। आदतें अनेक फायदे कराती हैं, लेकिन उनमें कमी यह है कि वे हमें विचार की पुरानी प्रवृत्तियों में बांध देती हैं और भले ही आसपास की दुनिया बदल जाए लेकिन वे बनी रहती हैं। हर चीज स्थायी होती है, जीवन सतत बदलता रहता है। इसलिए समय समय पर आपको यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पुराने विचार और आपकी पुरानी धारणा अब भी आपको लाभ दे रही है। स्वयं चेतना का अभाव विश्व के समान है, प्रतिबिंब और समीक्षा विश्व हरण के समान है। आखिरी अध्याय, निष्कर्ष, ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। एक प्राचीन यूनानी कहावत है, सोराइड्स पैराडॉक्स, जो छोटे से काम के प्रभाव के बारे में बताती है, जो कई बार दोहराने के बाद पड़ सकता है। पैराडॉक्स एक फॉर्मुलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है? यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते कि वह रईस है, लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे तो एक समय पर आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता जब तक कि एक सिक्का उसे ना मिल जाए। हम यही बात छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह संभव नहीं लगेगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक के बाद एक आप उसे करते ही चले जाएंगे? कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का बड़ा लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं, बल्कि ऐसे हजारों सुधार हैं। ये छोटी आदतों का समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती है। इनमें से हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई होती है। प्रारंभ में छोटे सुधार अर्थहीन लग सकते हैं क्योंकि वे तंत्र के भार से दबे रहते हैं। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक बदलाव जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करने या पुस्तक का एक पेज हर दिन पढ़ने से कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे छोटे बदलाव की परत को एक के बाद एक चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन विस्तृत बदलना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही होता है जैसे रेत का एक कण आप सकारात्मक पक्ष में डाल रहे होते हैं, जो धीरे धीरे चीजों को आपकी ओर मोड़ देता है। एकदम अच्छी आदतों पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जनों लोगों की कहानियां देखी। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों और बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों और आला कॉमेडियन को समझा, जिन्होंने छोटी आदतों के विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी विधा में महारत हासिल की और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए। इस पुस्तक में उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति, टीम और कंपनी ने विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अतः वे एक ही तरह से प्रगति कर सके। छोटे, सतत और उथल सुधारों के प्रति वचनबद्ध। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचाना या लकीर पार करने जैसी नहीं होती। यह सिस्टम है जिसमें सुधार की जरूरत होती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत
करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था, यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। यह पुस्तक जब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके उलट सही हो। व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों के साथ आपके पास साधन और रणनीतियाँ हैं जिससे आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी कभार एक आदत को याद रखना मुश्किल होता है और आपको उसे स्पष्ट बनाना होगा। अन्य बार आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू नहीं कर रहे हैं और आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं और आपको उन्हें आसान बनाने की ज़रूरत होगी। कभी आपको किसी आदत से जुड़े रहने की इच्छा नहीं होगी और आपको उसे संतोषजनक बनाना होगा। व्यवहार या प्रायसीन है, व्यवहार या कठिन है, स्पष्ट अदृश्य, आकर्षक अनाकर्षक, आसान कठिन, संतोषप्रद असंतोषप्रद। यह सतत प्रक्रिया है जिसमें कोई अंतिम रेखा नहीं मानी जा सकती, कोई स्थायी हल भी नहीं है। जब भी आप सुधार की ओर देखेंगे तो आप व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों को तब तक रोटेट कर सकते हैं जब तक आपको अगला अवरोध न मिल जाए। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, इसे संतोषप्रद बनाएं। लगातार करते रहें, हमेशा 1% बेहतरी के अगले तरीके को खोजते रहें। परिणाम को प्राप्त करने का राज सुधारों को कभी नहीं रोकना। यह उल्लेखनीय है कि यदि आप थमते नहीं हैं तो आप क्या बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यायाम आप बना सकते हैं यदि आप रुकते नहीं हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यदि आप परीक्षण लेना बंद नहीं करते तो कितना अच्छा शरीर आप बना सकते हैं। यह अनुभव करने वाली बात होगी कि आप सीखना बंद नहीं करते तो कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कितनी दौलत आप बना सकते हैं जब आप बचत करना बंद नहीं करते। यह उल्लेखनीय होगा कि यदि आप चिंता करना नहीं छोड़ते तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अच्छी आदतें जुड़ती नहीं हैं, बल्कि वे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। यह छोटी आदतों की शक्ति है, छोटे बदलाव, शानदार परिणाम। तो ये बुक यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू। आई होप आपको अच्छी लगी हो।